Next question, question number 14. A parallel plate air capacitor has capacity C farad. So we have a parallel plate capacitor with capacity C farad, potential V and energy E. When the gap between the plates is completely filled with dielectric, both V and E increases, both V and E decreases, V decreases but E increases, V increases, E decreases, etc. etc. चार ऑप्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जब आपके पास एक कैपेसिटर होता है एंड इफ यू फिल द स्पेस ऑफ द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स विद सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैपेसिटेंस बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है. दैट इज आइडिया. इसलिए तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं ना. देन आपको पूछा है V इज वोल्टेज, E इज एनर्जी. तो दे आर आस्किंग यू वोल्टेज बढ़ेगा कि कम होगा. अब डू यू रिमेम्बर C इक्वल टू Q बाई V. तो V इक्वल टू Q बाई C. सही है. तो C अगर इंक्रीज हो रहा है तो V ने क्या होना चाहिए? डिक्रीज. तो वोल्टेज शुड डिक्रीज. तो वोल्टेज शुड डिक्रीज. नहीं, अभी एनर्जी का सोचते हैं, लेकिन जहां पे वोल्टेज इंक्रीज है वो ऑप्शन नहीं हो सकता. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अब सोचते हैं व्हाट विल हैपन टू एनर्जी. व्हाट विल हैपन टू एनर्जी? एनर्जी का इक्वेशन क्या था? हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर. वेरी गुड. इसका मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू V स्क्वायर. बट V इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C. तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C. तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C. तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा. तो फिर क्या आना चाहिए? बोथ V एंड E डिक्रीजेस. ऐसा आना चाहिए आइडियली, राइट. अभी किसी बुक्स में C भी दिया है, तो C आएगा कि नहीं आएगा वो बताओ. कहीं कहीं पे C भी ऑप्शन दिया है, कोई कोई बुक्स में C ऑप्शन दिया है. B आना चाहिए बिकॉज वी हैव सीन एज पर द रिलेशन दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. ओके, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर B. थ्री पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट. ईच कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया A/3 and the separation between the plates is D, 2D and 3D respectively. The equivalent capacity of the combination is. अच्छा क्वेश्चन है, गुड एंड सिंपल ऑफ कोर्स. तो हमारे पास तीन कैपेसिटर है, तीनों ही कैपेसिटर का प्लेट एरिया सेम है. कितना है प्लेट एरिया? A/3. सिर्फ डिफरेंस क्या है? पहले केस में डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D. दूसरे कैपेसिटर के केस में द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 2D. एंड तीसरे केस में इट इज 3D. तो D, 2D एंड 3D. तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. द डिफरेंस इज ओनली बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स. तो दैट इज व्हाट यू हैव. तो इस तीनों को कर दिया आपने पैरेलल में कनेक्ट. तो यू आर कनेक्टिंग ऑल दिस थ्री इन पैरेलल एंड आर आस्किंग यू व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो ऐसा क्वेश्चन है. लेट अस से दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3. आपको पता है इन जनरल व्हाट इज C? A एप्सिलॉन 0 बाय D. ये इन जनरल है, जनरल फॉर्मूला. तो व्हाट विल बी C1? A1 एप्सिलॉन 0 बाय D1. A1 है A/3. इन्होंने बोला प्लेट एरिया इज A/3. पहले केस में ये है D. ओके. दूसरा C2 इज A2 एप्सिलॉन 0 बाय D2. A2 इज अगेन A/3 क्योंकि प्लेट एरिया हर एक केस में था सेम. लेकिन D2 इज 2D. D2 कितना आएगा? 2D. कितना आएगा? 2D. उन्होंने बोला डबल डिस्टेंस. एक काम करो, ये 2 को बाहर निकाल लो. तो क्या आ गया? A एप्सिलॉन 0 बाय 3D. ये क्या है? C1. तो C1 बाय 2. तो C2 इज C1 बाय 2. C3 विल बी C1 बाय 3 क्योंकि वापस वही A3 एप्सिलॉन 0 बाय D3. A3 इज A/3 एप्सिलॉन 0 अपॉन 3D आ जाएगा ये. सिंपल. तो 1/3 आ गया बाहर. A एप्सिलॉन 0 बाय, पक्का अच्छे से, हाँ. तो 3D. तो यह आ जाएगा C1 बाय 3. और ये तीनों है पैरेलल में.
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 तो C1 है, C2 C1/2 है और C3 C1/3 है। 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 3/2 प्लस 1/3 10, कितना 9, 9C1 प्लस 2C1 11C1 अपॉन 6, तो 11/6 C1, तो 11/6, लेकिन C1 कितना है, ए एप्सिलॉन 0/3D है वो 3D, तो कितना आएगा 11/18 ए एप्सिलॉन 0/D, तो 11 ए एप्सिलॉन 0/18D कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V volt. If one of the capacitor is completely filled with dielectric material of constant K, then the potential difference of the other capacitor will be. तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, आपके पास दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, आइडेंटिकल इन द सेंस कि दोनों का प्लेट एरिया सेम है, दोनों के प्लेट्स में डिस्टेंस भी सेम है। तो यू हैव टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो दीज आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये एक हो गया, एक वहां पे है, दे आर आइडेंटिकल एंड दे आर कनेक्टेड across some battery of potential difference V volt, so they are connected across some potential difference V volt। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। अब इसके बाद ये बोला है कि अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया विद कांस्टेंट K, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर विल बिकम। तो सपोज हमने दोनों में से किसी भी एक, कोई भी एक, लेट अस टेक दिस वन, तो हमने पहले कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का स्लैब इंसर्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द अदर मतलब V2। तो सबसे पहले तो व्हाट यू शुड नो इज, इसका कैपेसिटेंस C1 है, लेट अस से C है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे, तो ये भी क्या है, C है, लेकिन यहाँ पे ये बन जाएगा KC। और सबसे पहले आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये V वोल्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज V/2 और यहाँ पे V/2, मतलब इनिशियल केस में V1 इज V/2 एंड V2 इज ऑल्सो V/2। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, इसको मैं बोल दूंगा V1 और यहाँ पे बोल दूंगा मैं इसको V2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V = V1 + V2। करेक्ट। आपको V2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है आपको, और इन टर्म्स ऑफ V फाइंड करना है, तो V2 = V - V1। द आइडिया हियर इज, कभी भी याद रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करना है, तो कीप अ आई ऑन द ऑप्शंस। तो अभी ऑप्शन से क्या समझा मुझे कि V है, डेफिनेटली V है, बराबर। अब पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। तुमसे पूछा वोल्टेज है, तो वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्वल टू 1/वोल्टेज नहीं होता है, यहाँ वोल्टेज डिनोमिनेटर में डाल दिया, राइट। अब सम स्टूडेंट्स आल्सो आस्क कि कौन से कंडीशन में हमने अप्रोक्सीमेटली भी अगर आंसर आ रहा होगा तो करना चाहिए सॉल्व। ऐसा होता है कंफ्यूजन की पूरा नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, तो अटेम्प्ट करे कि नहीं करे, CET में कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इफ यू आर अटेम्प्टिंग नीट, JEE तो अभी हो गया, इफ यू आर अटेम्प्टिंग नीट, उस केस में अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको पता है कि दो ऑप्शन नहीं है लेकिन दो में से एक है, तो उस केस में डिपेंडिंग ऑन कि आपने पहले कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे अगर आपने 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए तो पता ही फिर तुम फेल होने ही वाले हो, तो यू कैन टेक रिस्क ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, CET में कर लेना सॉल्व। एंड नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, क्योंकि V था और V2 पूछा था, तो ये तो पक्का हो गया कि V2 क्या है, V-। तो और एक चीज पक्की हो गई कि मुझे सिर्फ अभी V1 को सॉल्व करना है, V1 को इन टर्म्स ऑफ V लिखना है।
तो V1 को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखोगे, V। तो वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था कि कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q बाय V, बराबर, सही है। लेकिन इस केस में जो कैपेसिटी है ना वो Kc है, वो Kc है, तो Kc इक्वल टू Q बाई V। अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ तो पहले केस में आई वुड हैव रिटर्न Q बाई V, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ से फ्रॉम दिस केस यू गेट C, व्हाट इज C, Q बाई, है ना, Q बाई V, बराबर। तो अब इसे कनेक्ट करके बताओ कि इसके बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म करोगे, दैट इज द ओनली थिंग। वेल बाय द वे, क्या फाइंड कर रहे हो तुम यहाँ पे, V1, तो ये क्या आएगा V1, ये क्या आएगा V1। यहाँ पे क्या लिखोगे, C इक्वल टू Q बाय V1, पर V1 क्या है, V बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा Q अपॉन V बाई 2, तो 2 गया ऊपर। गुड, पक्का, सब्स्टिट्यूट करो और बताओ, बताओ बताओ। तो के सी व्हाट इज सी, 2Q बाय V इक्वल टू Q बाय V1, बराबर, सही है ना, पक्का ना। तो वो सॉल्व करो ना फिर, अगर सब तो सही है तो बताओ, कैंसल एंड कैंसल। तो व्हाट इज V1, V बाय 2K, लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट एंड सी। तो V2 इक्वल टू V माइनस V1 था, तो V माइनस V बाई 2K आ गया, तो V कॉमन निकल गया, ओके। 1 माइनस 1 बाई 2K, तो 2K, तो 2K माइनस 1 अपॉन 2K, सही है। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, पहले चेक कर लो, है, नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ हुई फिर बताओ, कहाँ गड़बड़ हुई बताओ। तो आई गिव यू 30 seconds टू थिंक एंड टेल मी वेयर डिड वी गो रॉन्ग। नहीं तो मैं बताता हूँ कि ये सब जो हमने किया, आएगा इससे भी आंसर, लेकिन थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो आई गिव यू शॉर्टकट ट्रिक नाउ। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना ये सब करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस। यहाँ से आगे सॉल्व करना है हमको, सिंपल। अब मुझे बताओ, तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया या नहीं किया, नहीं किया या नहीं किया, दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि चार्जेस, तो हमने बोला करंट सेम मतलब चार्ज सेम। अगर आपने 2 3 4 5 10 भी कैपिटल लगा दिए तो चार्ज इज सेम, चार्ज दोनों पे क्या होता है, सेम। मतलब इस पे जो चार्ज होगा Q1 बोल देता हूँ, इस पे जो चार्ज होगा Q2, तो व्हाट इज Q1 इक्वल टू Q2। लेकिन अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने, कैपेसिटेंस इक्वल टू, तो फिर Q इक्वल टू CV, तो यहाँ पे V आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q इक्वल टू CV। So what is Q1? C1 V1 equal to C2 V2. What is C1 in this case? KC. Very good. What is C2? C. CC cancel. Very good. CC हो गया cancel. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, V1 इक्वल टू V2 बाय K, बस खत्म। आपको क्या चाहिए था, V2, जिसमें स्लैब डाला है वो नहीं, दूसरा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब क्या फाइंड करना है, V2। तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, V equal to V1, लेकिन V1 is V2 by K plus V2, take out V2 common, तो V equal to V2 आउटसाइड आ गया, 1 by K plus 1, मतलब V equal to V2 1 plus K by K, तो V2 equal to KV अपॉन 1 plus K। अब देखो ऑप्शन है क्या, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, KV अपॉन K plus 1, डन, खत्म। And when you have capacitors in parallel, what is same? Potential difference. तो जब चार्ज सेम हो तो इक्वेशन बनता है V इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब सीरीज में हो तो। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो बनता है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि उस केस में चार्जेस अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर्स when joined in series and then in parallel is 6 microfarad. The capacity of each capacitor is,
आपको बोला है हमारे पास दो सिमिलर कैपेसिटर थे, मतलब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है। जब आपने इनको पहले सीरीज में लगाया और फिर पैरेलल में लगाया तो डिफरेंस इज 6 माइक्रोफैरड। पहले तो ये बताओ कि सीरीज में कनेक्ट करने से कैपेसिटी बढ़ता है कि पैरेलल में कनेक्ट करने से बढ़ता है? पैरेलल में, क्योंकि उसमें एडिशन होता है ना C1 प्लस C2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा होगा व्हेन दे आर इन पैरेलल, कम होगा व्हेन दे आर इन। तो इसका डिफरेंस 6 माइक्रोफैरड होगा। उल्टा मत लिख देना, उल्टा लिखोगे तो आंसर आएगा ही नहीं आपका, क्योंकि इफ यू राइट डाउन CS माइनस CP, छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर माइनस आएगा, तो यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर। तो पहले ये पता होना चाहिए व्हेन यू कनेक्ट टू इन पैरेलल कैपेसिटी इज मोर एंड इन सीरीज कैपेसिटी इज लेस। तो ये क्या आ जाएगा 2C, ये क्या आ जाएगा C/2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। अभी दो में से हाफ माइनस किया तो कितना होता है 1.5, मतलब कितना होता है 3/2। तो 3/2 ये आ गया 6 माइक्रोफैरड, 1 जा एंड 2 जा, तो व्हाट इज C? 4 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। तो अगला क्वेश्चन, the electric field intensity at a point near and outside the surface of a charged conductor of any shape is E1। तो हमारे पास एक रैंडम शेप का कंडक्टर है, उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। The electric field intensity due to uniformly charged infinite thin plane sheet is E2। The relation between E1 and E2 is। अब ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि पुराने सिलेबस में 2018 से पहले तो क्वेश्चन कहाँ का है, देखो 2015 में। अभी आप गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन देखते हो, कौन से 3? फॉर अ स्पीयर, फॉर अ सिलेंडर मतलब इन्फिनाइट लेंथ का वायर, फॉर इन्फिनाइट इन शीट। पुराने सिलेबस में और एक केस था, रैंडम शेप ऑफ एनी शेप, बोला इधर एनी शेप। यस। तो जस्ट आउटसाइड जब बात करते हो ना तो उसमें आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। एग्जैक्टली। तो ये क्योंकि न्यू सिलेबस में से हटा ही दिया तो आपको इक्वेशन पता नहीं होगा, तो अभी याद रख लो। तो E1 इसको बोला है E1 क्योंकि यहाँ बोला है E1। तो E1 कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। दूसरे केस में बोला है कि हमारे पास एक इन्फिनाइट शीट है और इन्फिनाइट शीट से जस्ट नियर मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। तो मैंने कल बताया था सिग्मा अपॉन, यस, तो E2 कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मतलब E2 क्या आएगा 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इज E1। तो E2 इज E1/2। तो E2 इज E1/2। तो व्हाट इज E1? 2 टाइम्स ऑफ V2। तो देखो कहाँ पे है E1 इज 2 टाइम्स ऑफ V2, ऑप्शन नंबर C। डन। Two concentric spheres kept in air have radii capital smaller. They have similar charge and equal surface charge density। Similar charge मतलब दोनों पॉजिटिव है और इक्वल मतलब दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा एंड सिग्मा। दे हैव सिमिलर चार्ज मतलब प्लस एंड प्लस या माइनस एंड माइनस, ऐसा बोलते हैं। प्लस सिग्मा बोल रहा है मतलब चार्जेस क्या है पॉजिटिव है। फिर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर इज। तो इन दोनों स्फीयर के कॉमन सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले कॉमन सेंटर छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, मैं अभी तक स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट चार्ज है Q, R डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? 1/4πε0 Q/R मतलब KQ/R। ओके, नाउ लेट अस से हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R। इस स्फीयर के सेंटर पे व्हाट इज द पोटेंशियल? सेम KQ/R 1/4πε0 Q/R। तो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल भी वही फॉर्मूला होता है जो पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस पे होता है। तो सेम फॉर्मूला है KQ/R मतलब 1/4πε0/R। अब इन्होंने आपको बोला है कि आपके पास दो स्फीयर थे कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर, सिर्फ एक का रेडियस ज्यादा है। तो आई टेक वन मोर स्फीयर विथ लार्जर रेडियस R। तो ये आ जाएगा आपके पास लार्जर रेडियस R का एक स्फीयर।
दिस इज कैपिटल आर। गुड। तो इनर स्फीयर को मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, इसको 2 नंबर बोल देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, लेट अस से Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r1, दिस इज स्मॉल r2, ये P पॉइंट है। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट? मतलब पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड। ओके, मतलब टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2। बस यही यही चाहिए था। तो इस केस में भी सेम है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड, यही आएगा। ओके, तो V1 इसके देखो ये एप्सिलॉन जीरो बाद में डाल लेंगे हम लोग। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, बाद में करेंगे। Q1 बाय आर, क्योंकि पहले का रेडियस क्या था? स्मॉल आर, प्लस के Q2 बाय कैपिटल आर, वेयर चार्ज हियर इज Q2 एंड हियर इज Q1। यहाँ तक क्लियर? नाउ इफ यू लुक एट द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, मतलब मुझे सरफेस डेंसिटी लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? यस, चार्ज इंटू नहीं, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो सिग्मा 1 विल बी Q1 बाई A1, राइट। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? दोनों पे डेंसिटी क्या है? सेम है। तो सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा है, तो ये सिग्मा ही आएगा। तो सिग्मा इक्वल टू Q1 बाई A1। तो व्हाट इज Q1? सिग्मा A1। बट व्हाट इज A1? 4 पाई r²। ये आ गया आपके पास Q1। सिमिलरली Q2 भी मिल जाएगा। Q2 क्या आएगा? सिग्मा A2, मतलब Q2 क्या आएगा? सिग्मा 4 पाई r²। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यू विल गेट V इक्वल टू K, तो पहले से ही हमने निकाल के रख दिया कॉमन, Q1। बट व्हाट इज Q1? सिग्मा 4 पाई स्मॉल r² अपॉन स्मॉल r प्लस सिग्मा 4 पाई कैपिटल R² अपॉन कैपिटल R। इसमें से अभी K की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिग्मा और 4 पाई आ जाएगा कॉमन, एक आर हो गया, तो R प्लस R बराबर। बट K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो सिग्मा 4 पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सही है ना? वी डिड नॉट मिस एनीथिंग, राइट? कुछ छूट नहीं गया ना? बराबर है ना? पक्का? 4 पाई कैंसल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो स्मॉल r प्लस, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। डन। डन। तो अगला क्वेश्चन, two charges of equal magnitude small q are placed in air at a distance 2a apart। तो हमारे पास दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड स्मॉल q है, q and q, distance is 2a, and third charge -2q is placed at midpoint। The potential energy of the system is, simple question है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं बता देता हूं आपको। याद है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। अगर चार चार्जेस होंगे तो ऑल कॉम्बिनेशन होता है। देखो अगर तीन चार्ज है ना, लेट अस से 1 2 3, तो तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 1 3 एंड 2 3। अगर चार होंगे तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे उस केस में। तो अगर आपके पास चार, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें टोटल 6 टर्म्स आएंगे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। गुड। देन अब हमारा जो केस है यहाँ पे, हमको ऐसा बोला है कि हमारे पास टोटल 3 चार्ज है। एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू, और एक है प्लस क्यू, एक है -2q।
तो दो पॉजिटिव चार्जेस है और एक नेगेटिव चार्ज है, वो सेंटर पे है। अभी नंबर आपको कैसे देना है वो आपके ऊपर है। इसको 1 बोल दो चलेगा, इसको 2 बोलो ओके, इसको 3 बोल देंगे, चार्ज नंबर 3 विच इज -2q। टोटल डिस्टेंस था 2a, तो ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a। अब आपको जो जो यहाँ लगने वाला है वो पहले से तुम देख के रख लो। व्हाट इज q1 एंड q3, सॉरी q1 एंड q2 सेम। व्हाट इज q3 -2q। व्हाट इज r12 2a। व्हाट इज r13a। व्हाट इज r23a। तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप इस इक्वेशन में एंड देन यू विल हैव योर आंसर सिंपल। तो नॉर्मली क्या है 1/4πε0 आखिरी में लिखना, वैसे के लिख देना उसको। तो फॉर यू टू डू दिस स्टेप्स कम हो जाएंगे। व्हाट इज q1 q2, q1 q2 q into q is q square। what is distance between these two, 2a plus q1 q3 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 2q और वो q माइनस के साथ 2q स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है a, वेरी गुड। व्हाट अबाउट q2 q3 माइनस 2q स्क्वायर अपॉन a, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4πε0 q स्क्वायर बाय 2a -4q स्क्वायर बाय a। अब जो जो कॉमन निकालता है निकाल लो उसको पहले बाहर। q स्क्वायर बाय a आ गया आउटसाइड, 1/2 -4 बराबर ना, -7/2 -7/2, तो -7/8 हो जाएगा क्योंकि 4 था और पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाय a। तो -7/8 ऐसा कहीं है तो देख लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, three particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. The electrostatic potential energy of the system is। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्योंकि फॉर्मूला तुमको पता ही है। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके तीनों कॉर्नर्स पे यू हैव द सेम चार्ज। अब ये इजी इसके लिए होता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड्स भी सेम है, इक्वल लेंथ के हैं मतलब, और चार्जेस भी तीनों कॉर्नर्स पे सेम है। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स टू इजी टू सॉल्व। लेट अस से ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, चार तो सेम ही है। तो q1 q2 और q3 ये सब है सेम। लेट अस से q r12 r13 और r23 ये भी है सेम। लेट अस से a बराबर। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, तो हाउ टू सॉल्व दिस विद अ शॉर्टकट, 1/4πε0 मतलब k, q1 q2 बाय r12, q2 q3 बाय r23 और q1 q3 बाय r13 ये सब सेम है। q1 q2 इज q स्क्वायर और डिस्टेंस भी सब सेम है। तो ये 3 बार आएगा, मतलब यही फॉर्मूला उठाना है, इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 3 इंटू के है 9 इंटू 10⁹ क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर। और साइड लेंथ कितना दिया हुआ था आपको? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 बराबर। बाकी सब छोड़ दो, एक चीज समझ लो, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये तो सारा का सारा पावर एडजस्टमेंट का काम कर रहा है। आंसर आएगा यहां से, तो सॉल्व नहीं करना, एक ही आंसर है ना, बताओ। क्योंकि बाकी तो सब 10 का पावर एडजस्टमेंट है ना, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है तुमको। डन। 27 जूल ये हो गया ना कैंसल। ये 10 के पावर, ये 10⁻⁻5 का स्क्वायर -10 और 9 -1, नीचे 10⁻⁻1 कैंसल। ओके गुड। अब अगर सेम क्वेश्चन स्क्वायर का केस में हो, नहीं नहीं, दैट इज वेयर यू विल गो रॉन्ग। देखो क्यों ऐसा, लुक, पहले समझ लो ट्रिक क्या है वो समझ लो। द थिंग इज दैट यू शुड सॉल्व सच क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। पूरा सॉल्व करते बैठना नहीं होता है,
ये आपको बहुत पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, पर नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। नहीं 6 नहीं 4 नहीं कुछ नहीं, आप पहले सुन लो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद 6 4 3 2 1 कोई तो एक आएगा, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है Q। तो चारों चार्जेस तो सेम है, मतलब Q1 इंटू Q2, Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 वो सब सेम आएगा, वो Q स्क्वायर ही बनने वाला है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस, अगर ये फर्स्ट वर्टेक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो R14 A आएगा फाइन, ये भी A आएगा वो भी ठीक, ये भी A आएगा वो भी ठीक, ये भी ठीक। सिर्फ 2 4 और 1 3 जो रूट 2 A आएगा, और वो दो टर्म्स आएंगे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक फॉर्मूलाज। अभी आपको याद तो है कि U इक्वल टू के, यहाँ तक तो सबको पता है। इसके अंदर 6 टर्म्स है, 6 में से 4 टर्म्स जो होंगे ना, चार चार 4 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय ए, और 2 बार क्यू स्क्वायर बाय √2a, दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये √2a है, और ये डिस्टेंस जो है ये √2a है, तो दो डिस्टेंस √2a है, तो सिर्फ दो केस में नीचे √2 आएगा, चार टर्म्स में 4/a। तो ये ऐसा शॉर्टकट बनता है वो। क्लियर? पक्का? श्योर श्योर। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ज्यादा सब लिखते मत बैठना, 6 6 टर्म्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, energy per unit volume for a capacitor having area A and separation D kept at potential difference V is। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चलो लेट अस से कि हमको हमको पता नहीं कि सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन कम से कम एनर्जी तो पता है, हाफ सी वी स्क्वायर। फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो हाफ सी वी स्क्वायर बाय वी। एक वी नहीं होता है, ये हाँ वो पोटेंशियल है, ये भी वॉल्यूम है, तो कैंसिल नहीं होता है। गुड, तो दिस इज हाफ सी वी। अब यू शुड नो एरिया ऑफ कैपेसिटर। प्लेट एरिया अगर ए है, डिस्टेंस अगर डी है, तो व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इंटू डी, तो वॉल्यूम इज ए डी, तो ए इंटू डी इज वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिखोगे ए इंटू डी। करेक्ट? ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बट देन वेट, हमको तो आंसर कुछ और ही दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे फिर, कैसे लाएंगे इसको? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, तो 1/2 ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, ये वी स्क्वायर और ये ए डी, बराबर ना? कैंसल एंड कैंसल, तो क्या आ गया? 1/2 एप्सिलॉन 0 वी बाई डी का स्क्वायर, क्योंकि डी इंटू डी डी स्क्वायर, तो वी बाई डी का स्क्वायर। ऐसा है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए। If the distance between the plates of a parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad is doubled, then the new capacity will be half। क्योंकि कैपेसिटी इज ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, बराबर। अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो कैपेसिटी हाफ होगा, सिंपल सी बात है। तो C2/C1 इज D1/D2, तो C2 इक्वल टू D1/D2 इंटू C1। डिस्टेंस क्या कर दिया? डबल, तो D1 हो गया कैंसल, तो C2 इज C1/2, C1 था 10, तो 10/2 इज 5 माइक्रोफैरड। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। अगर प्लेट एरिया डबल किया होता तो फिर आंसर आता 20। और अगर प्लेट एरिया डबल किया लेकिन डिस्टेंस को हाफ कर दिया, 4 टाइम्स मतलब 40। अगर प्लेट एरिया डबल किया और डिस्टेंस भी डबल किया, सेम, क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल चेंज होगा उस केस में। डन। तो अभी अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है, बता दो। कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीज नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रोपोर्शनल टू ए बाई डी होता है।
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। एरिया ऑफ द प्लेट को इंक्रीज करोगे तो सी विल इंक्रीज। बराबर, डन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। हमारा कल का पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो जिनको नहीं याद होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट अस से कि आपको याद नहीं है, पर इतना तो पता है कि E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस एट विच यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्फीयर था जिसका रेडियस कैपिटल R था, ये स्मॉल r इज द डिस्टेंस एट विच यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक तो पता है। चार्ज इज Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज बाय एरिया, बराबर। व्हाट इज चार्ज, हाँ, व्हाट इज एरिया? कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। क्योंकि चार्ज जो है ना वो रियल कंडक्टर पे है और यहाँ पे ये इमेजिनरी होता है, जिसको आप गॉसियन सरफेस बोलते हो। गुड, तो ये याद रखना, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस हमेशा स्मॉल r लेते हो, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। Q इज सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई हो गया कैंसल, 4 पाई हो गया कैंसल। तो यू हैव ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। डन। अगर याद नहीं होगा तो, याद होगा तो ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि उस केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब तुम सरफेस की बात कर रहे हो मतलब तुम गॉसियन सरफेस जो है वो कंडक्टर के सरफेस से ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो मतलब स्मॉल r इक्वल टू, हाँ, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो क्या बचा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो उस केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आएगा। डन। And what about inside? Zero, because there is no charge enclosed inside. इसका मतलब ये भी होता है कि all the charge lie on the surface of the conductor. There is no charge inside the conductor. ये नीट का क्वेश्चन बन गया। नीट में सेम क्वेश्चन थ्योरी फॉर्म में होता है। So electric field is inside is zero since there is no charge inside. The energy required to charge a parallel plate condenser मतलब कैपेसिटर of plate separation D and plate area of cross sectional area A such that the uniform electric field between the plate is E is। सिंपल है ना। आपको सिंपल लैंग्वेज में पूछा है what is the energy, कहीं पे यूनिट वॉल्यूम बोला है क्या? नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज, अच्छा यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला है ना, तो ठीक है। व्हाट इज एनर्जी? हाफ टी स्क्वायर। ओके, सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको जानबूझ के इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख के दिया है ई, तो मैं डिनोट करूंगा एनर्जी को यू से, हाफ CV स्क्वायर। अब डेफिनेटली आंसर इज नॉट इन टर्म्स ऑफ V। दिख रहा है क्या V? नहीं, नहीं दिख रहा है ना। वेरी गुड, तो हाफ CV नहीं है, A एप्सिलॉन 0 बाय D। यू नो व्हाट इज V? V इज E इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। सपोज फॉर्मूला याद नहीं होता है, ऐसा बहुत बार होता है। इवन आई व्हेन आई वाज इन 12 मेरे को भी याद नहीं रहता था। तो एक चीज तो याद थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? मतलब वोल्ट पर डिस्टेंस, है ना। तो V/D ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज V? ED। तो दिस इज ED, तो ED का स्क्वायर। तो हाफ A एप्सिलॉन 0, एक D और एक D स्क्वायर का एक D हो गया कैंसल। तो ऐसा कुछ है तो ठीक है। ई स्क्वायर, ऑफकोर्स ई स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है। AD एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग एन असाइनमेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, व्हेन बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस C। तो जब
प्लेट्स के बीच में ऑयल था तब कैपेसिटी सी था, पक्का? इफ ऑयल इज रिमूव्ड, ऑयल निकाल लो, देन द कैपेसिटर विल बी C/2, पक्का? कर, ठीक है, फिर तुम सॉल्व कर लोगे, मतलब कर लिया है, बिकॉज यू आंसर्ड इट। अब ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसके 3-4 वेरिएंट्स आते हैं, तो मैं तीनों चारों एक ही क्वेश्चन में खत्म करूंगा। A charge q is placed at the corner of a cube of side A. The electric flux through the cube is, हमारे पास एक चार्ज है which is sitting at corner of a cube, और आपको पूछा है corner of a cube, और आपको पूछा है what is the flux through the side of cube। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो अच्छे से पढ़ लेना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नॉट थ्रू वन साइड। थ्रू वन साइड का आंसर अलग आएगा और थ्रू द क्यूब का अलग आएगा। तो यू हैव बीन गिवन, हमारे पास एक क्यूब है। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं तीनों चारों एक साथ बता देता हूं। यू हैव अ क्यूब, so let us say this is a cube। देन इसके एक कॉर्नर पे, एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब यू हैव अ चार्ज। तो एक कॉर्नर पे एक चार्ज है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक कॉर्नर पे एक चार्ज हो, आपको याद होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, याद है क्या? यस। तो जो कॉर्नर का चार्ज होता है ना, उसका सिर्फ 1/8 पार्ट होता है एक क्यूब के अंदर, 1/8। और आपको जब भी फ्लक्स पूछा हो तो गॉस लॉ के अलावा कुछ लगता नहीं है, तो यू अप्लाई ओनली गॉस लॉ। और गॉस लॉ लगाने के लिए चार्ज को करना पड़ता है एनक्लोज्ड। तो अब अगर मुझे चार्ज को एनक्लोज करना है, मैंने पहले बता दिया कि इधर सिर्फ 1/8 पार्ट इज इनसाइड दिस क्यूब, 1/8। अगर एक कॉर्नर पे है तो कॉर्नर का कॉर्नर पे अगर चार्ज है तो चार्ज का 1/8 क्यूब में है। लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए चार्ज पूरा क्लोज चाहिए। अगर 1/8 है तो ऐसे 8 क्यूब लग जाएंगे आपको उसको पूरा क्लोज करने के लिए। वो 8 क्यूब कैसे अरेंज करते हो? तो एक उसके साइड में, अरे पूरा पूरा क्यूब चाहिए, पूरा क्यूब चाहिए, तो पूरा क्यूब, तो एक उसके साइड में, मतलब साइड से हो गया क्लोज। एक उसके, दो उसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे दो, हाँ दो, ये एक हुआ और एक लेंगे। तो अब ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं। ये जो चार्ज है, जो चार्ज है वो साइड वाइज हो गया क्लोज, साइड वाइज पीछे से हो गया क्लोज। 4 क्यूब यूज किए तो 1/4 1/8 4 वाइड, हाफ, हाफ इज एनक्लोज। सिर्फ फ्रंट साइड बाकी रह गया। तो जब फ्रंट साइड बाकी रह गया तो फिर आपको 4 क्यूब और लगेंगे, 4 क्यूब और लगेंगे इसके लिए, फ्रंट साइड से क्लोज करने के लिए। तो उसको फ्रंट साइड से अगर आपको क्लोज करना है तो 4 क्यूब आपको और लगेंगे। तो टोटल क्यूब्स कितने लग गए? 8। अभी वो तुम इमेजिन कर नहीं पाओगे, दिख नहीं पाएगा आपको यहाँ से, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। सेंटर में चार्ज था, साइड से क्लोज, इस साइड से क्लोज, टॉप से क्लोज, बॉटम से क्लोज, फ्रंट से क्लोज और बैक से क्लोज। यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट इज गॉस लॉ? टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। टोटल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? टोटल, बराबर, पक्का, श्योर। लेकिन टोटल फ्लक्स जो है ना, टोटल फ्लक्स, यू नीड टू रिमेंबर, इट इज 8 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब। क्योंकि टोटल फ्लक्स जो सेंटर में चार्ज था, क्यूब के सेंटर में चार्ज था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ भी देगा, अंदर भी देगा, ऊपर भी देगा, नीचे भी देगा, साइड वाइज भी देगा। और चार्ज को क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लग गए तुमको? 8। तो टोटल फ्लक्स क्या है? 8 टाइम्स फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब? टोटल बाय 8। व्हाट इज टोटल? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या आएगा? Q by
8, बराबर, सही है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन खत्म। इसका दूसरा, इसी का दूसरा ऐसा आता है। अभी मैं पूरे के पूरे 8 क्यूब वापिस ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन जो 8 क्यूब थे वो बड़े क्यूब के छोटे पार्ट्स थे, ऐसे था ना? हाँ पक्का ऐसा था ना? हाँ तो अब अगला क्वेश्चन ऐसा बनता है उस पे, हमारे पास एक छोटा क्यूब था, उसके एक कॉर्नर पे एक चार्ज है, बराबर। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब? आज सुबह ही लिया मैंने क्वेश्चन, ईच फेस। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं तुमको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी है, तो फिर पता होना ही चाहिए। ये बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब, बड़ा क्यूब। ये बड़ा क्यूब कितने क्यूब से बना है? 8 छोटे छोटे क्यूब से, ठीक है, वेरी गुड, सफिशिएंट टू नो। इसके सेंटर में क्या था? चार्ज था। इसके सेंटर में था चार्ज, यहाँ पे था चार्ज, बराबर। अभी जब आपने बोला कि ये जो बड़ा क्यूब है ये 8 छोटे क्यूब से बना है, तो डेफिनेटली एक चीज तो पक्की हो गई कि हर एक जो फेस है, ईच फेस, ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस ऑफ द क्यूब हैज 4 स्मॉल फेसेस। कितने फेसेस? कितने फेसेस? 4। तो टोटल क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। नीचे का एक, ऊपर का एक, साइड के एक एक, आगे पीछे का एक एक, 6। और हर एक 24, हर 6 फेसेस पे कितने छोटे छोटे फेसेस है? 24 हो जाएगा ना, 6 into 4। तो आंसर विल बी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन 0, सिंपल, बराबर। क्योंकि अभी आपको बोला कि ईच फेस ऑफ द स्मॉल क्यूब, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब। अगर यही क्वेश्चन बोला होता द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू द फेस ऑफ क्यूब, फेस ऑफ क्यूब, तो आंसर क्या आता? क्यू बाय 24। तो ये ध्यान देना, फेस बोला है कि डायरेक्टली क्यूब बोला है? डायरेक्टली क्यूब बोला है तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0। अब इसमें और एक क्वेश्चन आता है, वो भी कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो भी आज सुबह लिया था हमने। आपको बोला था कि एक स्क्वायर प्लेट है, अभी स्क्वायर प्लेट तो पता है, यू नो स्क्वायर प्लेट, ऑल साइड्स आर सेम। सिर्फ मैं उसको दूसरे एंगल से देख रहा हूं तो मुझे ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, बट इट इज नॉट पैरेललोग्राम, इट इज एक्चुअली अ स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर साइड दिया था। तो क्वेश्चन ऐसा बोला था कि यू हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, देयर इज अ चार्ज, सम वैल्यू ऑफ चार्ज at a distance of 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट। इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है, 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है, ओके। देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर? तो इसमें से फ्लक्स कितना है? सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करें तो कौन सा लॉ? गॉस लॉ। और गॉस लॉ तो फिर चार्ज को क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज करना पड़ेगा। तो पहले तो तुम चार्ज को कर लो एनक्लोज। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट जाएगा आपको इमेजिन करना, बट ठीक है, once you can do it then it is easy। तो you will get something like this। अब मेरे को बताओ टोटल फ्लक्स कितने फेस में से जा रहा है? 6। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस? क्योंकि आपको पूछा है फ्लक्स ओनली थ्रू हियर, तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस? टोटल फ्लक्स बाय 6, टोटल बाय 6, टोटल क्या है? क्यू अपॉन, तो चार्ज की वैल्यू कुछ दी थी मुझे याद नहीं, 2 माइक्रोकूलम था शायद, एप्सिलॉन 0 के लिए तो पता ही है तुमको, 20 माइक्रोकूलम था। तो 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था, और 6 इंटू माइक्रोकूलम था, तो -6 करना पड़ेगा, 8.85 इंटू 10⁻²⁻12। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो हो गए हमारे एक की जगह पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्योंकि कल हमको लेवल बढ़ाना है, तो आज सब सिंपल सिंपल खत्म करने पड़ेंगे। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, the electrostatic potential energy of the system will increase, decrease, remain same, become 0। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो जबरदस्ती से लाना पड़ेगा, मतलब वर्क हैज टू बी डन। वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो फिर डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताओ, बताओ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, if you know, E into A. E इज वोल्ट पर मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया? तो वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अभी ये डायमेंशंस भी पूछते, तो बताओ डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछते हैं डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि ए तो पता ही L/2 है, नहीं पता? आप डू यू रिमेम्बर समथिंग लाइक दिस? हाँ। अच्छा, फिर आपको ये तो पक्का पता ही होगा। यस। ओके, तो फिर आपको पता ही होगा M1L1T-2 और चार्ज I1T1, क्योंकि चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज I1T1 की I1T-1। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो I1T1, तो I1T1 बराबर ना? ओके, फिर ये सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा M1L1I-1T-3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से जब मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स मिल जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन तुमने अभी निकाले, M1L1I-1T-3 और L2, तो M1L3I-1T-3। डन। ओके, गुड। तो कल हम हायर लेवल पे जाएंगे सीधा सीधा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।